Hello students, welcome to my YouTube channel Gyan Hub. Myself is Priya and I'm here with my new video second part of class 8th. The subject is civics and the chapter name is forms of government. So in my last video we have discussed about Rajya Sabha and Lok Sabha. Okay, now in this video we are going to discuss about the functions of the parliament. So there are basically different type of functions which parliament used to perform, and through these functions somehow we get benefited. So don't waste our time, let's get started. Functions of the parliament. Legislative function. The parliament makes laws for the country. All laws are introduced as bill in the parliament. After approval by both the houses, the bill becomes a law. The parliament legislates on all subjects mentioned in the union list, concurrent list and residuary list. So in this पैराग्राफ लेजिस्लेटिव फंक्शन मतलब लेजिस्लेचर का फंक्शन क्या होता है, उनके कार्य क्या होते हैं. जो पार्लियामेंट होती है वो हर तरह के नियम और कानून बनाती है देश के लिए, और हर नियम और कानून को इंट्रोड्यूस किया जाता है एज अ बिल मेंटेन करके उसे पार्लियामेंट में पेश किया जाता है. और जब दोनों हाउस उस पर, जब दोनों भवन जो होते हैं, जो राज्यसभा होती है, जो लोकसभा होती है, जब दोनों हाउसेज उस पर अप्रूवल कर देते हैं तो उस बिल को क्या किया जाता है, एक कानून बना दिया जाता है और फिर उसको हर एक डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड ऑन कर दिया जाता है. Financial function. The government imposes taxes on the people. Money collected through taxes are utilized to execute its welfare and development programs. If the government wants to introduce any new taxes, it has to get the approval of the Lok Sabha. The annual budget of the country is also presented before the parliament by the finance minister of the country. The provisions of the budget can be implemented only after it has been approved. Only it has been approved by the two houses. यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइनेंशियल फंक्शन. अभी हमने बात की लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या थे, अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल फंक्शन. फाइनेंशियल मतलब जो मनी से रिलेटेड होती हैं. तो एज वी ऑलरेडी अवेयर दैट समहाउ इवन अ न्यू बॉर्न बेबी, अगर कोई नवजात बच्चा या नवजात शिशु अगर वो एक पैकेट का दूध भी पी रहा ना, तो कहीं ना कहीं वो टैक्स पे ही है. कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली टैक्स पे करते हैं. हम अगर हम एक टॉफ़ी भी लिए अगर उस पर टैक्स पे है, हम कर रहे हैं, तो मतलब हम टैक्स पे ही हैं. तो सरकार कहीं ना कहीं हम पे कोई ना कोई टैक्स लगाती है, जो आम जनता, आम नागरिक उस पर टैक्स लगाती है, इवन एवरीवन, ठीक है ना. और उससे जो पैसे कलेक्ट होते हैं वो यूटिलाइज किए जाते हैं, या तो देश के डेवलपमेंट में या देश की किसी न किसी फील्ड में उसका इस्तेमाल किया जाता है. और ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे लिए भी वेलफेयर साबित होता है. इफ़ द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस एनी न्यू टैक्सेस, अगर हमारी केंद्र सरकार या फिर हमारी सरकार कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस करना चाहती, लाना चाहती है, इट हैज़ टू गेट द अप्रूवल ऑफ द लोकसभा. तो उनको किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, लोकसभा से. मतलब यहाँ पे लोकसभा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टैक्स. अगर हम कोई नया टैक्स लागू करना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें लोकसभा का अप्रूवल होना, अनुमति होना बहुत ज़रूरी है. The annual budget of the country is also present before the parliament by the finance minister of the country. हमारे देश के जो वित्त मंत्री हैं उनको भी क्या करना पड़ता है, उनके सामने हमें अपने जो सालाना बजट होता है ना, जो सालाना जितने भी बजट होता है हमारे देश का, वो हम पेश करते हैं अपने वित्त मंत्री के सामने. और क्या होता है, एक काम और है आप लोगों के लिए कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे प्रेजेंट टाइम में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ठीक है ना. द प्रोविजन ऑफ द बजट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली आफ्टर इट हैज़ बीन अप्रूव बाय टू हाउसेस. जो एक प्रोविज़न लाया जाता है, जो एक नियम लाया जाता है किस तरीके से किस बजट को हमें लागू करना है, वो सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंट किया जाता है जब दोनों हाउसेस अपनी अनुमति, अपनी रजामंदी हमें दे देते हैं. नाउ द थर्ड फंक्शन इज डिबेट. डिबेट आपको पता ही होगा, जब दो दल के बीच में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन और आंसर का हेर फेर करते हैं, जब हम एक दूसरे से जांच पड़ताल करते हैं या फिर किसी बात को लेके हम बहस करते हैं. All issues of national importance are debated in the parliament. In the question hour, the opposition can question the government on any issue, and the government is bound to give a response or answer. These question answer session and the debates are of utmost importance, and the people of the country get to know the reason behind the decision taken by the government. The people can also prevent misuse of power by the government. This also helps in generating public opinion. अभी मैंने बताया जैसे डिबेट, आप लोग कई तरह के कई कॉमन से वर्ड आपने सुन रखे होंगे. डिबेट में क्या होता है कि आमने सामने दो मेंबर्स होना, दो पार्टी होना ज़रूरी होता है. तो क्या होता है, हमारे जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस डिबेट जो होते हैं ना, वो पार्लियामेंट संसद भवन में होते हैं. और कई बार आपने DD1 पे या फिर नेशनल चैनल्स पे आपने देखा भी होगा संसद भवन को, राज्यसभा की सभा जब चलती रहती है कि लोकसभा के स्पीकर बैठे हुए हैं, उनके सामने बहुत से MLAs वगैरह, MPs वगैरह बैठे हुए हैं और वो डिबेट कर रहे हैं, सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख रहे हैं, ठीक है ना.
तो वो हो जाता है डिबेट, जब सब अपनी अपनी बातों को लोकसभा के स्पीकर के सामने या एक दूसरी पार्टी के सामने रखते हैं। इन द क्वेश्चन आवर क्या होता है, जब एक पार्टी दूसरे पार्टी से अपनी अपोजिशन पार्टी से क्वेश्चन पूछती है, वो किसी भी टॉपिक को लेकर क्वेश्चन पूछ सकती है, और जो भी सरकार से वो क्वेश्चन पूछेगी, जिस भी पार्टी से वो क्वेश्चन पूछेगी, उन्हें एट एनी हाउ, क्योंकि वो बाउंडेड होते हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे नियम के खिलाफ क्या होते हैं, नियम के मुखातिब वो क्या होते हैं, बाउंड होते हैं, कि उन्हें कहीं ना कहीं से एट एनी हाउ दे हैव टू रिस्पॉन्स ऑन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आवर जो होता है, जो प्रश्न वाला जो घंटा होता है, प्रश्न वाला जो समय होता है, उस बीच में अगर अपोजिशन पार्टी अगर दूसरी गवर्नमेंट से अगर क्वेश्चन पूछती है, तो हाँ उन्हें जवाब देना पड़ता है। दिस क्वेश्चन आंसर सेशन एंड द डिबेट्स आर आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट, द पीपल ऑफ द कंट्री गेट टू नो द रीजन बिहाइंड द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट। और कहीं ना कहीं क्या होता है कि इसका संचालन जो होता है नेशनल टीवी पे दिखाया जाता है, जिसे आजकल की जनता, मुझे नहीं पता, एंड आई एम लिटरली नॉट अवेयर दैट वेदर यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन नॉट, बट अगर समहाउ अगर आपको कभी देखने का मौका मिले तो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच इट। क्योंकि क्या होता है, उससे हमें पता चलता है जितने भी बजट, जितने भी टैक्स लागू किए गए हैं, वो किस लिए किए गए हैं, उनका प्रॉफिट क्या है क्या नहीं है। इस डिबेट के थ्रू हमें इसकी कहीं ना कहीं प्रायर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और हमें पता चलता है, समहाउ वी गेट टू नो कि बेसिकली कोई भी बजट या कोई भी लॉ लाने का मकसद क्या है। और अगर हमें कभी ऐसा लगता है कि ये चीज़ें गलत है, तो कहीं ना कहीं हम सरकार को भी इस तरीके से रोक सकते हैं। द पीपल कैन ऑल्सो प्रिवेंट मिस यूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट, दिस ऑल्सो हेल्प्स इन जनरेटिंग पब्लिक ओपिनियन। और कहीं ना कहीं ये जो भवन में, जो सांसद भवन में, आपका राज्यसभा हो गया, लोकसभा जो हो गया, जो भवन में जो डिबेट्स चलते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करते हैं कि हम अपनी जो जनता की जागरूकता है, जो ओपिनियन है, जो उनके ख्वाहिशें हैं, जो उनकी बातें हैं, वो उनको भी इम्पोर्टेंस दी जाए। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन क्या होता है, द पार्लियामेंट कैन मेक चेंजेस अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पार्लियामेंट, जो संसद भवन होता है, उनके अंदर मतलब वो चाहे तो किसी भी अमेंडमेंट बिल को या अमेंडमेंट को या किसी भी नियम को या कानून को जो संविधान से रिलेटेड है, वो चाहे तो उसे बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। However, all the amendments are valid only after they have been approved by both the house of the parliament। पर इसके संग भी क्या है, ये नहीं कि अगर राज्यसभा ने किसी नियम या कानून को बनाया है तो वो लागू हो जाएंगे, नहीं। जब तक किसी भी अमेंडमेंट पे दोनों हाउसेस, वेदर इट्स लोकसभा और राज्यसभा, जब तक दोनों के दोनों हाउसेस आपको अपना अप्रूवल नहीं देते हैं, तब तक वो अमेंडमेंट हमारे देश में लागू नहीं होगा। तो ये हो जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। नाउ द नेक्स्ट वन इज इलेक्टोरल फंक्शन। द पार्लियामेंट परफॉर्म्स सम इलेक्टोरल फंक्शंस लाइक इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, और सांसद भवन के यहाँ पे फंक्शंस बताए जा रहे हैं, बी केयरफुल ना। अभी हमने पढ़ा था लेजिस्लेटिव फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन क्या होता है भवन का, पार्लियामेंट का क्या होता है, डिबेट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन क्या होते हैं, इसी तरह इलेक्टोरल फंक्शन है। इलेक्टोरल फंक्शंस क्या होते हैं, वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में वो कैसे इलेक्ट करते हैं। ओके, नाउ ये आपको यहाँ पे डायग्राम भी दिख रहा है, एक लोकसभा का सेशन चल रहा है प्रोग्रेस में। ओके, कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इनका। द पार्लियामेंट कीप्स अ चेक ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो संसद भवन होती है, जो पार्लियामेंट होती है, वो क्या करती है, हमारी जो कार्यकर्ता सरकार है, जो सरकार चल रही होगी, वो उन पे भी एक नज़र रखती है, उनके पावर्स को भी वो नज़रअंदाज नहीं करती, उन पे भी नज़र रखी रहती है। ऑल द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट हैव टू बी अप्रूव्ड बाय इट। और जितनी भी पॉलिसीज एक सरकार लागू करती है, सरकार के ऊपर लागू होती है, वो किसके द्वारा अप्रूव की जाती है, पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग। इफ द पार्लियामेंट इज नॉट हैप्पी विद द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, इट कैन पास अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। हाँ, क्या कह रहा है कि अगर पार्लियामेंट नाखुश है, वो किसी भी वजह से अगर खुश नहीं है जो सरकार कार्य कर रही है, तो वो चाहे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को उस सरकार के खिलाफ पास कर सकती है। ओके, इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू विन द नो कॉन्फिडेंस मोशन, इट कैन नॉट होल्ड पावर। फ्रेश इलेक्शंस आर हेल्ड टू इलेक्ट अ न्यू गवर्नमेंट। और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि अगर हमारी पार्लियामेंट किसी चीज़ से खुश नहीं है, तो वो क्या एज अ पावर में वो क्या इस्तेमाल करते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन को करते हैं। ओके, क्या यूज़ करते हैं वो, नो कॉन्फिडेंस मोशन को यूज़ करते हैं जब हमारी सरकार से खुश ना हो पार्लियामेंट तो। और इसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा टाइम दिया जाता है कि हम उस नो कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब जिससे हमें नाराज़गी दिखाई कि अगर हम उस प्रोसेस को अगर हम जीतने में, अगर हम उस बात को जीतने में अगर हम नाकामयाब होते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, तो क्या होता है कि हमसे हमारे पावर छीन लिए जाएंगे, जो सरकार कार्यरत है उससे वो पावर छीन लिए जाएंगे, और उसके बाद नया मतदान किया जाएगा ताकि एक नई सरकार आ सके। ओके,
देखिए यहाँ पे भी एक फैक्ट बॉक्स में अगर आपकी नजर जाए तो आप एक बार देख सकते हैं, प्रोसीडिंग ऑफ द क्वेश्चन आवर आर टेलीकास्ट ऑन टेलीविजन सो दैट पीपल ऑफ द कंट्री गेट टू हियर द ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट इश्यूज इन द 0 आवर डिबेट्स ओवर इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट आर हेल्ड। यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि क्वेश्चन आवर जो होता है वो टीवी पर ऑलरेडी टेलीविजन पे टेलीकास्ट किया जाता है, और 0 आवर कहते हैं शून्य घंटे क्या होते हैं जब जो डिबेट्स होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट पे वो भी किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पावर क्या है इनका, द एग्जीक्यूटिव। Executive. The Union Executive consists of the President, the Vice President and the Prime Minister and the Council of Ministers. अभी हमने लेजिस्लेटिव पढ़ा था, अब हम एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव की हम बात करते हैं तो उसमें कौन कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, जिनकी सरकार होती है उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ओके, प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे हम जानेंगे हु इज़ द प्रेसिडेंट, व्हाट आर हिज और हर क्वालिफिकेशंस, उनका टेन्योर कितना होता है और उनके पावर्स क्या होते हैं, कि प्रेसिडेंट कौन होता है, इनके लिए एक प्रेसिडेंट बनने के क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, और प्रेसिडेंट बनने के बाद एक राष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें क्या क्या पावर मिलता है। अच्छा, इतना तो आपको पता होगा ना कि ये प्रेसिडेंट कहाँ रहते हैं, राष्ट्रपति भवन में, पता होगा, आई थिंक पता होगा, आई एम डैम श्योर यू गाइस आर टोटली अवेयर अबाउट दिस। नाउ द हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट बट his or her power are mostly ceremonial. So the president, also called the nominal head of the state, the prime minister and his council of ministers have the actual power. अच्छा, एक चीज और क्या कहा जा रहा है, the president is or her power are mostly ceremonial। मतलब ऑल्दो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो हमारे एक जो राज्य होता है जो एग्जीक्यूटिव कहा जाता है उसमें कहीं ना कहीं वो हेड होते हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी पावर्स जो होते हैं वो सेरेमोनियल, मतलब जैसे सेरेमनी हम डेली नहीं मना सकते हैं, कुछ कुछ सेरेमनी जैसे एनिवर्सरीज हो गई, बर्थडे पार्टीज, ये हम क्या होते हैं कभी कभार मनाते हैं, नॉट वी कांट सेलिब्रेट ऑल द सेरेमनीज ऑन अ रेगुलर इंटरवल। जब उनकी डेट होती है या जब उनका टाइम होता है हम तभी सेलिब्रेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट के पावर्स होते हैं वो भी सेरेमोनियल होते हैं, वो हर किसी पे अपनी पावर को शो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए प्रेसिडेंट को हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट के नाम से भी हम जानते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैव द एक्चुअल पावर। एक्चुअल पावर किनके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर और जो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। इन केस अगर कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर होंगे तो उनकी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्हीं के होंगे, बट अगर बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर प्लस उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। तो एक्चुअल पावर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होता है रेदर देन प्रेसिडेंट। The president is elected by members of an electoral college consisting of elected members of both the houses of parliament and the legislative assemblies। अच्छा, यहाँ पे प्रेसिडेंट की इलेक्शन की हम बात करें तो प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, जो मेंबर्स होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज की, जैसे जिसमें कौन कौन होते हैं, जो दोनों हाउसेस से जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उन्हें लिया जाता है, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स होते हैं ये दोनों लोग मिल के, इन दोनों पार्टीज के मेंबर्स मिल के फिर जाके हमारे प्रेसिडेंट का चुनते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिफिकेशन। मतलब एक प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री पर्सन मस्ट, एक इंसान के अंदर क्या क्या होना चाहिए कि वो क्वालिफाई कर सके एज अ प्रेसिडेंट। ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उनकी सिटीजनशिप कहाँ की होनी चाहिए, इंडिया की होनी चाहिए, सो ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड थिंग, बी 35 ईयर्स और अबव, उनकी एज रिक्वायरमेंट कितनी, या तो 35 साल या 35 साल से ऊपर। If someone is below 35 years, जो 35 years से कम है, they are not qualified as president। Okay, be eligible to become a member of the parliament, और एक eligibility criteria जो दिखी जाती है member of parliament बनने के लिए वो भी उनके अंदर होना चाहिए। नॉट होल्ड एनी ऑफिस इन द गवर्नमेंट, कोई भी ऑफिशियल गवर्नमेंट पोस्ट पे वो नहीं होने चाहिए। नॉट बी बैंकरप्ट और मेंटली अनसाउंड, मतलब वो किसी भी बैंक की तरफ से दिवालिया घोषित नहीं होने चाहिए, मतलब बैंकरप्ट ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि उनके अकाउंट में पैसा ना हो, प्लस वो मेंटली अनसाउंड मतलब मेंटली वो एबनॉर्मल ना हो, उनकी जो प्रोसेस हो, जो उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस प्लस मेंटल हेल्थ जो हो वो नॉर्मल होनी चाहिए। द प्रेसिडेंट सर्व फॉर अ पीरियड 5 years। ओके, आप इसे चाहे तो मार्क भी कर सकते हैं बुक में। प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल का जो समय होता है, जो एक राष्ट्रपति का जो समय होता है कार्यकाल का, वो होता है 5 साल का। आफ्टर 5 years ही और शी कैन बी रीइलेक्टेड और न्यू प्रेसिडेंट गेट्स इलेक्टेड। 5 साल बाद जब वो अपनी जगह से हटते हैं तो अगर वो चाहते हैं तो वो दोबारा उस पोस्ट के लिए फाइट कर सकते हैं, या फिर उनकी जगह कोई नया प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। दूसरा होमवर्क ये है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे प्रेजेंट टाइम में हमारे प्रेसिडेंट कौन है। ओके, ये राष्ट्रपति भवन का डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है, पिक्चर दिखाई गई है, देख लीजिए। राष्ट्रपति भवन ये जहाँ पे हमारे राष्ट्रपिता
राष्ट्रपति रहते हैं। ओके, द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अब हम जानेंगे प्रेसिडेंट के पावर्स क्या होते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है? द प्रेसिडेंट समन्स एंड प्रोग्यूस और एंड्स ऑल द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड एड्रेस द फर्स्ट सेशन। जो प्रेसिडेंट हैं उनके अंदर मतलब उनको इतना पावर होता है कि वो जो भी सेशन हो उसको क्या कर सके, स्थगित कर सके, सम्मन कर सके और एक नए सेशन के लिए उन लोगों को बुला सके। ही और शी नॉमिनेट्स मेंबर्स इनटू द पार्लियामेंट। अभी हमने आपको बताया था राज्यसभा और लोकसभा दोनों में क्या होता है कि कहीं ना कहीं कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट की तरफ से भी चुने जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। He or she can dissolve the parliament on the advice of the council of ministers। अगर प्राइम मिनिस्टर में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, अगर वो उनको एडवाइस करते हैं कि ये जो संसद भवन का जो चल रहा है संसद भवन, आप उसको डिसॉल्व कर दीजिए, तो वो इस चीज़ के लिए उन्हें डिसॉल्वेंस का क्या कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। बिल्स कैन बिकम लॉज ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट असेंट। जब किसी भी बिल को हम पास कराते हैं तो जब तक प्रेसिडेंट उस पर अपने निश्चय को नहीं छोड़ते हैं, निश्चय नहीं देते हैं, तब तक वो बिल क्या होता है, वो लॉ नहीं बनता, वो कोई भी नियम नहीं बनता है। अ मनी बिल रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट परमिशन बिफोर इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। और जो मनी बिल जो हम बात करते हैं, जो लोकसभा में जो पास होता है, वो तभी प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट परमिशन नहीं देंगे उसे कहीं पे भी लागू नहीं किया जाएगा। द प्रेसिडेंट कॉल्स अ जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेस टू सॉल्व एनी डिसएग्रीमेंट ओवर अ बिल। अगर किसी बिल को लेके, अगर कोई बिल जो संसद भवन में पास किया जा रहा है, अगर लेके उसको लेके कोई भी डिसएग्रीमेंट है, मतलब दोनों अपोजिशन पार्टी और गवर्निंग पार्टी, अगर उन दोनों में किसी भी पार्टी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई अग्री नहीं कर रहा है, तो प्रेसिडेंट अगर चाहे तो ज्वाइंट सेशन मतलब राज्यसभा और लोकसभा को इकट्ठे बुला सकते हैं उस बिल पे बातचीत करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए। समटाइम्स व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, जब कभी हमारे संसद भवन सेशन में नहीं रहते हैं, एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू टेक क्रूशियल डिसीजन ऑफ पास सम क्रूशियल लॉज, इन सच केसेस द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू इशू स्पेशल लॉज और ऑर्डिनेंस। कभी कभार ऐसा होता है कि सेशन का टाइम नहीं है पर फिर भी हमारी सरकार को बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, तो वो क्या होता है कि हमारे राष्ट्रपति के पास भी पावर्स हैं कि वो किसी भी स्पेशल लॉ को या ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं। ओके, द ऑर्डिनेंस हैज टू बी अप्रूव्ड when it begins its session। जो ऑर्डिनेंस होता है उसको अप्रूव कर दिया जाता है पार्लियामेंट की तरफ से, अगर एक बार वो सेशन में आ जाता है। ओके, नाउ द एग्जीक्यूटिव पावर। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट्स आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। जितने भी हम एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करते हैं वो क्या होते हैं, सबके सब प्रेसिडेंट की तरफ से आते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द प्राइम मिनिस्टर एडवाइस। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, बट किसके एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। जब प्राइम मिनिस्टर उन्हें एडवाइस देंगे कि आप इनको आप अपॉइंट करिए, वो तब उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, सेंट्रल मतलब केंद्र काउंसिल जो मिनिस्टर्स होते हैं, तब उनको अपॉइंट करते हैं। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एंड द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, मतलब जो हमारे राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायिक अधिकारी होते हैं, जो जजेस होते हैं, हाई कोर्ट्स के जो जज साहब होते हैं, उन सबको भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे रोल कौन प्ले कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर रोल प्ले कर रहे हैं, बट इनिशियल किसकी रिक्वायर होती है, प्रेसिडेंट की। ठीक है ना, जैसे कि क्या होता है कि पैसे हमें चाहिए रहते हैं, पैसे हमें लेने पापा से हैं, पर कहीं ना कहीं हथियार किसे बनाते हैं, मम्मी को। तो हमने क्या किया, मम्मी को तो मुखिया बना दिया, पर मेन रोल कौन प्ले कर रहा है, पापा, क्योंकि पैसे हमें पापा से ही लेने हैं। ठीक है ना, तो इस समय आप समझ सकते हैं कि मम्मा जो है आपकी वो एज अ प्रेसिडेंट है, मतलब सारे पावर्स हैं, बट इसमें एक्चुअली वर्क कौन कर रहा है, मम्मी है जो, तो मेन पावर में एज अ प्रेसिडेंट वो वर्क कर रही हैं कि ठीक है, हमें लगता है कि हम मम्मी से कहेंगे तो वो सारे काम हमारे हो जाएंगे, बट नहीं, हम मम्मी से सिर्फ कह सकते हैं, बट जो मेन काम कर रहे हैं वहाँ पे एज अ प्राइम मिनिस्टर कौन वर्क कर रहा है, पापा वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जब पापा कहेंगे ठीक है दे दो, तो फिर मम्मा हमें पैसे देंगी। तो ये क्या हो जाता है, ये इसी तरह का एक प्रोसेस है कि प्राइम मिनिस्टर जब तक कहेंगे नहीं, प्रेसिडेंट एक्शंस या अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे। The President is the supreme commander of our defense force and appoints the chief of the army, navy and the air force। अच्छा, प्रेसिडेंट के एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जितने भी सुप्रीम कमांडर्स हमारे डिफेंस अकेडमी में होते हैं, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, उसके जो चीफ कमांडर्स होते हैं, सुप्रीम कमांडर्स होते हैं, वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। ही और शी कैन पार्डन एंड रिड्यूस द सेंटेंस ऑफ अ पर्सन सेंटेंस बाय अ कोर्ट। अगर हमारे राष्ट्रपति चाहे, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई सजा या हमारे न्यायालय ने किसी भी तरह का कोई भी पनिशमेंट दिया है, किसी इंसान को उम्र कैद की सज़ा दी है, कोई सज़ा सुनाई है, तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसकी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, मतलब पार्डन कर सकते हैं, या फिर चाहे
तो कम भी कर सकते हैं। एनी डेथ पेनल्टी कैन बी अल्टर्ड अपॉर्डेंट बाय हिम और हर, अगर किसी के ऊपर मौत की सजा या मौत की पेनल्टी भी लगाई गई, डेथ पेनल्टी भी लगाई गई है, इफ द प्रेसिडेंट वांट, अगर प्रेसिडेंट चाहते, देन ही और शी कैन refuse or alter the pardon by him or her. Okay. He or she appoints the election commissioner and the comptroller and auditor general. इलेक्शन कमिश्नर्स कहते हैं जो भी इलेक्शंस की बातें होती, जितनी भी चीज़ें होती इलेक्शन से लेके इलेक्टोरल बोर्ड से रहते हैं, उन्हें भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ही शो ऑल्सो टुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज के जितने भी अधिकारी कार्य होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होते हैं, वो सब प्रेसिडेंट ही देखते हैं। व्हेन देयर इज अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, ही और शी कैन अज्यूम एनी ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट। इन केस क्या होता है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में किसी राज्य में अगर दिक्कत आ जाती है, संसाधन क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, तो क्या होता है कि उसके पावर्स जो होते हैं वो सीएम से लेके प्रेसिडेंट उसके बाद उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि कुछ टाइम अभी हमने सुना था कि राष्ट्रपति शासन लागू करना, तो क्या होता है जब कोई स्टेट का सीएम चीफ मिनिस्टर केपेबल नहीं हो पाते या किसी वजह से वो अपने वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो सारा का सारा पावर उठा के किसे दे दिया जाता है? राष्ट्रपति को दे दिया जाता है। देन वी यूज टू कॉल दैट राष्ट्रपति शासन। The president can proclaim a state of emergency in the country if she feels that the security of the country is threatened by war or external aggression or any armed rebellion. अगर हमारा राष्ट्रपति चाहे तो वो पूरे के पूरे किसी भी राज्य में या पूरे के पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि हमारा देश किसी खतरे में है या कहीं से कुछ भी हमला या कोई युद्ध होने वाला है। ठीक है ना, ये तो पावर हमारे थे प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट के। नाउ द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, इनके फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे, इनके कार्यकाल के बारे में जानेंगे। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। उपराष्ट्रपति की हम बात करते हैं तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउस के मेंबर्स जो होते हैं वो मिलकर उन्हें चयन करते हैं। ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जो क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो उनका एक इंडियन सिटीजनशिप होना बहुत ज़रूरी है, इंडियन मेंबर होना बहुत ज़रूरी है, और उनकी उम्र 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और वो इलेक्शन में एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा होने चाहिए, एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में एज अ मेंबर बनने के वो चयनित करने के लिए वो काबिल होने चाहिए। इज हिज और हर टर्म ऑफ ऑफिस 5 years। मतलब वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों का टेन्योर क्या होता है? 5 years होते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट की एक और पोस्ट होती है, वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं किसके? राज्यसभा के। एंड एक्ट एज प्रेसिडेंट व्हेन द प्रेसिडेंट इज अनएबल टू कैरी आउट हिज और हर फंक्शन। इन केस क्या होता है, कभी राष्ट्रपति अगर नहीं संबोध कर पाते या सेशन को आगे नहीं बढ़ा पाते या किसी भी वजह से अगर वो कार्यकाल में नहीं रहते हैं, तो उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट को एज अ प्रेसिडेंट वर्क भी करवा सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर्स का क्या होता है? द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी विच फॉर्म द गवर्नमेंट। जब इलेक्शन होते हैं ना, पूरे ऑल ओवर इंडिया की हम बात करते हैं, जब स्टेट वाइज जब इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद जो भी पार्टी मेजॉरिटी से जीतती है, तो क्या होते हैं उसमें जो सरकार बनती है उनमें से ही किसी एक को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, जो लीड करता है उस मेजॉरिटी पार्टी को। प्रेजेंट टाइम में एज यू गाइस आर ऑलरेडी अवेयर, भारतीय जनता पार्टी ने लीड किया था, इलेक्शन जीता था 2019 का, और इस समय श्री नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ही और शी सिलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। तो क्या मैंने बताया कि जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, मैंने पहले बताया जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी बनाते हैं। किससे अपॉइंटमेंट दिलवाते हैं? प्रेसिडेंट से अपॉइंटमेंट दिलाते हैं। ओके, ही और शी allocates portfolios to the minister that he or she distributes the charge of different departments of the government among his or her council of ministers. He or she presides over the meetings of the council of ministers. He or she coordinates the working of different ministers and is also the chief decision maker। क्या कहा जा रहा है कि वो हर एक डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारे पावर्स को, डिफरेंट डिपार्टमेंट में वो प्रेस करते हैं कि आपको इस काउंसिल मिनिस्टर को इस डिपार्टमेंट में वर्क करना है, इनको यहाँ पे वर्क करना है। और ही और शी प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट भी करते हैं कि डिफरेंट मिनिस्टर्स कौन कौन से होते हैं, वो क्या क्या चीफ डिसीजन क्या क्या लेने हैं हमें स्टेट वाइज, ये भी वर्क प्राइम मिनिस्टर का होता है। He or she is the chairperson of the National Planning Commission. Okay, here one word is coming, that is National Planning Commission. Okay, नेशनल प्लानिंग कमीशन, ये जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू के थ्रू स्टार्ट किया गया था, और इससे पहले वो नीति आयोग के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, नेशनल प्लानिंग कमीशन की हम बात करते हैं तो ये सब नीति आयोग के नाम से भी जानते हैं, और जो पार्टी राज्य में रहती है, जो पार्टी सत्ता में रहती है, उसी पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो उसके हेड होते हैं। जब क्या कहते हैं आपकी
कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के पर्सन उसे लीड करते हैं, और जब बीजेपी सरकार है तो प्रेजेंट टाइम में श्री नरेंद्र मोदी जो है वो चेयरपर्सन है नेशनल प्लानिंग कमीशन के, जिसे हम नीति आयोग के नाम से भी जानते हैं। विच इज इंस्ट्रूमेंटल इज द इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ द कंट्री। जो क्या होता है, कभी कभी हमारे देश में जैसे जैसे इमरजेंसीज आती हैं, जैसे जैसे कोई भी इश्यूज आते हैं, तो उस पर क्या होता है, नेशनल प्लानिंग कमीशन वर्क करती है। ओके, ही और शी एक्ट एज द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये क्या है, प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, एक तरह का लिंक है, एक तरह का ब्रिज मेंटेन करते हैं। किसकी तरफ से, जैसे एक ब्रिज होता है ना, हमें एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाके पहुंचाता है, ठीक इस तरह प्रेसिडेंट का भी काम होता है, वो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं, एक तरफ राष्ट्रपति और दूसरी तरफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ही और शी कम्युनिकेट्स टू द प्रेसिडेंट अबाउट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन। क्या होते हैं वो, किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बेसिस पे प्रेसिडेंट से बात करते हैं और जितनी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो उनसे एक्सचेंज करते हैं। The Prime Minister represents the country in high-level meetings and international organizations that require the attendance of the person who holds the highest government office. He or she also addresses the nation on various issues of national importance. क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो पूरे हमारे देश को दूसरे देशों में जाकर रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी भी हाई लेवल की मीटिंग्स होती है वो वहाँ पे जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे देश को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही रिप्रेजेंट कराया जाता है विभिन्न विभिन्न देशों में। और कहीं ना कहीं वो नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो डिफरेंट नेशनल इंपॉर्टेंस के जो इश्यूज होते हैं, हर जगह पे आप देखते हो कि आए दिन नरेंद्र मोदी जी हैं वो जगह जगह हर एक देश में या स्टेट को विजिट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंडिया को एज अ प्राइम मिनिस्टर वो विजिट करते हैं और इनिशिएट करते हैं हमारे देश को। द प्राइम मिनिस्टर कैन यूज हिज और हर डिसीजन ओवर डिस्पोजल ऑफ 2 national funds. The Prime Minister, National Relief Fund and the National Defense Fund used to provide relief to the families of those killed in natural calamities such as flood, cyclone, earthquake and to victims of the major accident and riots. क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या कर सकते हैं, डिस्पोजल भी कर सकते हैं, जो नेशनल फंड्स आते हैं उस पर वो वर्क करते हैं। पहला फंड आपका हो जाता है नेशनल में प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, और दूसरा हो जाता है नेशनल डिफेंस फंड। इन फंड का इस्तेमाल किया जाता है उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली क्या होती है प्राकृतिक आपदा में जिनकी मृत्यु हो जाती है, जैसे बाढ़ में आ जाना, तूफान आना, भूकंप आना, या फिर जो बहुत बड़े बड़े युद्ध होते हैं, या फिर जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, मेजर एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसमें जो विक्टिम्स होते हैं जो उस प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, तो उनके लिए क्या किया जाता है, ये फंड का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं, जो मेजॉरिटी पार्टी से प्राइम मिनिस्टर अपने लिए सिलेक्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स comprise cabinet minister, ministers of the state with independent charge, minister of state who work with cabinet minister and deputy ministers. The real power of the executive lie with the prime minister and his or her council of ministers. जो रियल पावर की हम बात करते हैं तो अभी बताया गया ना कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सेरेमोनियल पावर को अवील करते हैं, पर कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनके पास एक्चुअल पावर होती है। द एग्जीक्यूटिव वर्क्स थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कॉल्ड पोर्टफोलियो सच एज डिफेंस, फाइनेंस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड रेलवेज। जो हम बात कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, वो डिफरेंट फील्ड से होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सरकार के होते हैं। पोर्टफोलियोज में वो वर्क करते हैं, डिफेंस के होते हैं, फाइनेंस के होते हैं, इंडस्ट्री के होते हैं, एग्रीकल्चर के होते हैं, रेलवे जैसे रेलवे मिनिस्टर कोई और होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर कोई और होंगे, ठीक है ना, HRD मिनिस्टर कोई और होंगे, ऐसे होता है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्क एज अ टीम ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपस में जुड़ के एज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वो वर्क करते हैं। मतलब ये नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलग डायरेक्शन में जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर अलग डायरेक्शन में जाएंगे, दोनों के दोनों इकट्ठा होकर काम करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज दे आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। They are jointly responsible for the parliament for any decision taken by them. This means if one minister loses the faith of the opposition due to some reason, the opposition can initiate a no confidence motion against the government, and if the government fails to defend the motion, the entire council of ministers will have to resign. इसमें इम्पॉर्टेंट क्या, अभी मैंने बोला कि दे वर्क एज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो कहते हैं वो पूरे पूरे झुंड बन के जो एक जिम्मेदारी से काम करते हैं। इन केस क्या था, कोई भी एक इफ अ सिंगल मिनिस्टर कोई ऐसी गलती कर देते हैं या फिर कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट में किसी भी वजह से, अगर वो अपोजिशन पार्टी का विश्वास जीतने में कामयाब नहीं होते हैं, तो क्या होता है कि जो अपोजिशन पार्टी वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को क्या कर सकती है, इनिशिएट कर सकती है, लागू कर सकती है। और अगर सरकार उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को प्रूव नहीं कर पाती, नहीं जीतती है, तो उसी टाइम क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ क्या होता है, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं सबको रिजाइन करना पड़ जाएगा। तो किसी एक की भूल वो पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ले डूबती है। द एग्जीक्यूटिव इज ऑल्सो असिस्टेड बाय एन एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी कॉल्ड द ब्यूरोक्रेसी और द सिविल सर्विस।
अच्छा, जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो वो किसके द्वारा असिस्ट किए जाते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कॉल्ड द ब्यूरोक्रेसी और द सिविल सर्विस. They are employed by the government to assist the ministers in formulating policies and implementing them. The bureaucracy doesn't take any political position on policy matters. They help in drafting the policies and in their implementation. जब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव मैटर की, हम बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है वो कंट्रोल की जाती है ब्यूरोक्रेसी या फिर सिविल सर्विस के थ्रू. वो किसी भी क्या कहते हैं कि कोई भी मिनिस्टर से रिलेटेड नहीं होते हैं. वो पॉलिसी मैटर पे वर्क करते हैं, पॉलिटिकल पोजीशन की जो पॉलिसी मैटर्स होते हैं उन पे वर्क करते हैं, वो ड्राफ्ट करते हैं, वो हेल्प करते हैं पॉलिसी को ड्राफ्ट करने में. ओके. The Constitution has divided the subjects for lawmaking between the Parliament and the state legislature. These subjects are mentioned in three lists: the Union list, the State list, and the concurrent list. The Union list has subjects of national importance on which we need a uniform policy throughout the country. हम अपने पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट. आप वहाँ से उस वीडियो में जाके सारी डिटेल्स देख सकते हैं. डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी आर इंक्लूड इन द यूनियन लिस्ट. हम जब यूनियन लिस्ट की बात करते हैं यूनियन लिस्ट में क्या आ जाता है? डिफेंस आ जाता है हमारा, फॉरेन अफेयर जितने भी देश के बाहर के जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं उनसे, बैंकिंग से रिलेटेड या मुद्रा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो यूनियन लिस्ट में आती हैं. स्टेट लिस्ट में क्या आता है? सोशल स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस आती है, मतलब स्टेट वाइज और लोकेलिटी बेसिस पे हम उन्हें वर्क करते हैं. ऑन विच द स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉज, जिसमें क्या होती है? राज्य सरकार क्या होती है? नियम और कानून बनाती है. जैसे पुलिस का हो गया, ट्रेड होगा, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब क्या होते हैं? स्टेट लिस्ट में आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नाम ही डिफाइन कर देता है स्टेट लिस्ट, वो लिस्ट जिसमें राज्य कार्य करती है. द कंकरेंट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. जो कंकरेंट लिस्ट होती है वो क्या होती है? स्टेट लिस्ट भी इंक्लूड कर देते हैं, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब दोनों आपस में वर्क करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कंकरेंट लिस्ट. क्योंकि एग्जांपल यहाँ पे दिया, जैसे एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियंस हो गया, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये सब क्या होते हैं? कंकरेंट लिस्ट में आ जाते हैं. क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एजुकेशन सिर्फ एक ही स्टेट से हो, वो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर पूरे कंट्री में लागू होती है. तो कंकरेंट लिस्ट जो होती है वो स्टेट लिस्ट और यूनियन गवर्नमेंट को मिला के बनती है. ओके, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट को मिला के बनती है. इन केस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑन अ लॉ मेड बाय द बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन अ कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट, द लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल्स सब्जेक्ट व्हिच डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ दिस थ्री लिस्ट सच एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, डुअल सिटीजनशिप और लिस्ट इन द रेसिडरी लिस्ट. तो 4 लिस्ट बताई गई है. यूनियन लिस्ट आपको बता दिया गया है. यूनियन लिस्ट में डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन थे जो बाहर से रिलेटेड होते हो, जो कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं. स्टेट लिस्ट जो राज्य से रिलेटेड होती है, जैसे आपकी पुलिस हो गई, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया. कंकरेंट लिस्ट क्या होती है? जिसमें आपकी यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों आती है. और जो आपके जो बाकी जो सब्जेक्ट्स बच जा रहे हैं, जैसे कि आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, इंटरनेट हो गया, या किसी की सिटीजनशिप की बात हो गई, वो किस में आ जाती हैं? वो रेसिडुअरी लिस्ट में आते थे. बेसिकली 4 लिस्ट आपकी क्लियर हो गए. आई होप आपको ये जो चैप्टर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जरूर समझ में आएगा. तो प्लीज़ अगर आपको चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मेक श्योर टू स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड. इट डजेंट मैटर वेदर यू आर सफरिंग फ्रॉम कोविड. जहाँ मेहनत होगी वहाँ पे कुछ ना कुछ हमें प्रॉफिट ज़रूर देखने को मिलेगा. प्लीज़ स्टे एट योर होम एंड बी सेफ. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.